नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर, जहां हम दुनिया की मशहूर और अनसुनी कहानियों को हिंदी में लेकर आते हैं। हमारी कोशिश है कि हर भाषा, हर संस्कृति की बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाई जाए। आज हम आपको सुना रहे हैं एक मार्मिक और दिल छू लेने वाली कहानी, मेडल। ये कहानी सत्यजीत रे की प्रसिद्ध कहानी चीले कोठा पर आधारित है। ये हमें 1976 के भारत में ले जाती है, जहां बचपन की एक छोटी सी घटना समय के साथ कैसे बड़े जज्बातों और पछतावे में बदल जाती है, ये दर्शाया गया है। ये कहानी है दोस्ती, आत्मसम्मान और उन रिश्तों की जो समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भीतर जिंदा रहते हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस भावुक सफर पर, जो आपको अतीत की गलियों में ले जाएगा और दिल को छू जाएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी, मेडल। नेशनल हाईवे नंबर 40 से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाके ब्रह्मपुर आता है। मोड़ पर पहुंचने से कुछ देर पहले मैंने आदित्य से पूछा, क्या तुम अपने जन्म स्थान पर एक बार जाना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम यहां से जाने के बाद कभी वापस आए हो। हाँ, नहीं आया, आदित्य ने कहा। 29 साल हो गए हैं। वैसे भी हमारा घर तो अब तक खंडर बन चुका होगा। जब छोड़ा था तब भी हमारा घर लगभग 200 साल पुराना था। पता नहीं स्कूल का भी क्या हाल हुआ होगा। अगर ज्यादा मरम्मत कर दी हो तो शायद पहचान में भी ना आए। ये सोचकर जाऊंगा कि बचपन की यादों को फिर से जीना है तो निराशा ही होगी। लेकिन हां, अगर नागा चाचा की चाय की दुकान अभी भी हो तो एक एक चुस्की तो ले ही लेंगे। हमने ब्रह्मपुर का रास्ता पकड़ लिया। वहां आदित्य की पुश्तैनी जमींदारी थी। आजादी के करीब 1 साल बाद ही आदित्य के पिता ब्रजेंद्र नारायण ने ब्रह्मपुर को छोड़कर कोलकाता में व्यापार शुरू कर दिया था। आदित्य ने मैट्रिक ब्रह्मपुर से ही पास किया, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई कोलकाता में हुई। उसी समय से हम दोनों दोस्त हैं। सन 76 में आदित्य के पिता का निधन हो गया। उसके बाद से आदित्य ने व्यापार संभाल लिया और मैं अब उसका बिजनेस पार्टनर भी हूं। हमारी नई फैक्ट्री देवदारगंज में बन रही है और हम अभी वहीं से लौट रहे हैं। गाड़ी आदित्य की है। जाते वक्त उसने चलाई थी, अब लौटते वक्त मैं चला रहा हूं। माघ का महीना है और हल्की धूप निकली हुई है। इस बार फसल अच्छी हुई है। सड़क के दोनों ओर खेतों में कुछ दिन पहले ही धान की कटाई हुई है। पक्की सड़क पर 10 मिनट चलने के बाद पेड़ पौधे और इमारतें दिखने लगी। ब्रह्मपुर को आप छोटे शहर और बाजार जैसा कह सकते हैं। आबादी वाले इलाके में पहुंचने के कुछ ही देर बाद आदित्य ने कहा, रुको। वहीं बाई ओर स्कूल था। गेट के ऊपर अर्धचंद्र के आकार के लोहे के फ्रेम में लोहे के अक्षरों से लिखा था, विक्टोरिया हाई स्कूल, स्थापना 1872। गेट के अंदर जाते ही बाई तरफ खेल का मैदान था और सड़क के आखिर में 2 मंजिला स्कूल की इमारत। हम दोनों गाड़ी से उतरकर गेट के सामने खड़े हो गए। क्या ये तुम्हारी यादों से मेल खा रहा है? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं। हमारा स्कूल तो एक मंजिला था और दाई तरफ जो इमारत है वो नहीं थी। वो हमारे कबड्डी खेलने की जगह थी। तुम तो अच्छे छात्र थे, है ना? हाँ, लेकिन मेरी तय जगह हमेशा दूसरा नंबर होती थी। अंदर जाएगा? पागल है क्या? 1 मिनट खड़े रहने के बाद हम दोनों गाड़ी में लौट आए। तेरी वो चाय की दुकान कहाँ है? सीधा रास्ता, यहां से 3 फरलांग। चौराहे पर एक किराने की दुकान थी और सामने शिव मंदिर। उस मंदिर की जली हुई ईंटों का काम देखने कोलकाता से लोग आते थे। उसके बाद हम फिर से रवाना हो गए। तुम्हारा घर कहाँ है? शहर के आखिरी छोर पर, लेकिन उस घर को देखकर मेरा मन खराब करने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी एक बार चलोगे नहीं? इस पर बाद में सोचेंगे, पहले चाय। देखते ही देखते चौराहा आ गया। मंदिर का शिखर कुछ दूर पहले से ही दिख रहा था। पास पहुंचते ही आदित्य के मुंह से एक आश्चर्यजनक आवाज निकली। मेरी नजर एक दुकान के साइन बोर्ड पर पड़ी, नगेन्स टी कैबिन। बगल में किराने की वही दुकान अब भी मौजूद थी। दरअसल 29 सालों में भले ही इंसानों की शक्ल सूरत बदल जाए, लेकिन इन छोटे शहरों की सड़कें और दुकानें ज्यादा नहीं बदलती। सिर्फ दुकान ही नहीं, दुकान का मालिक भी अभी तक वही था। 60 से ऊपर की उम्र, दुबला पतला कद, साफ सुथरे कंघी किए हुए सफेद बाल, मुंडा हुआ चेहरा, नीली धारियों वाली शर्ट जो छोटी धोती के ऊपर से दिख रही थी। कहां से आए हैं आप लोग? नगेन बाबू ने पूछा। स्वाभाविक रूप से
आदित्य को पहचानने का तो सवाल ही नहीं था। देवदारगंज से कोलकाता जा रहे हैं। यहाँ आपकी दुकान की चाय पीने आए हैं। तो पीजिए। सिर्फ चाय क्यों, बिस्कुट और नमकीन भी हैं। फिलहाल 2-2 नान खटाई दे दीजिए। हम दोनों टिन की 2 कुर्सियों पर बैठ गए। दुकान में और कोई ग्राहक नहीं था, सिवाय एक कोने की टेबल पर बैठे व्यक्ति के। उनके सामने खाने या पीने की कोई चीज नहीं थी। सिर झुका हुआ था, शायद सो रहे थे। अरे सान्याल बाबू, नगेन बाबू ने कोने के सज्जन को संबोधित करते हुए आवाज लगाई। 4 बजने वाले हैं, अब घर जाइए। दूसरे ग्राहकों के आने का समय हो गया है। फिर हमारी तरफ देखकर उन्होंने आंख मारी और बोले, थोड़ा बहरे हैं, आंखों से भी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन चश्मा बनवाने की हैसियत नहीं है। ऐसा लगा कि ये सज्जन मजाक के पात्र है। इतना ही नहीं, नगेन बाबू की बातों का जिस तरह का असर हुआ, उससे लगा कि सज्जन की दिमागी हालत भी सही नहीं है। कुछ पल वो हमारी तरफ देखते रहे, फिर अपने पतले दुबले हाथ को उठाकर और अपनी कमजोर आंखों को घुमाकर अचानक कविता पढ़नी शुरू कर दी। वो सज्जन बैठे बैठे उठ खड़े हुए और दुकान से बाहर निकल आए। फिर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की पणरक्षा कविता सुनाना शुरू कर दी और खत्म करने के बाद किसी खास को संबोधित किए बिना हाथ जोड़कर नमस्ते किया और थोड़ा लड़खड़ाते हुए चौराहे की एक सड़क पर सीधे चलते गए, शायद अपने घर की ओर। चौराहे पर लोगों की कमी नहीं थी। खासकर मंदिर के सामने 8-10 लोग धूप सेंक रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किसी ने भी उनकी कविता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगा जैसे ये घटना किसी ने नोटिस ही नहीं की। असल में पागलों की बकवास ज्यादातर हवा में ही खो जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पागल तो और भी बहुत देखे हैं, इसलिए इस घटना को मन से निकाल फेंकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आदित्य की तरफ देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। उसके चेहरे का हाव भाव बदल चुका था। कारण पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नगेन बाबू से सवाल कर बैठा, ये सज्जन कौन है, क्या करते हैं? तभी नगेन बाबू ने अपने हाथ से 2 गिलास चाय और एक प्लेट में 4 नान खटाई हमारे सामने रखते हुए कहा, शशांक सान्याल, क्या करेंगे बेचारे, अभिशप्त जीवन। आंख और कान का हाल तो बता ही दिया, लगता है कि दिमाग भी चल गया है। लेकिन पुरानी बातें एक भी नहीं भूले हैं। स्कूल में सीखी कविताओं का पाठ करके ब्रह्मपुर वालों के कान पका दिए हैं। स्कूल मास्टर का बेटा जो है, बाप का निधन तो बहुत पहले ही हो गया। थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, इकलौती बेटी की शादी में उसका अधिकांश हिस्सा चला गया। पत्नी का देहांत भी 5 साल पहले हो गया। एक बेटा था, B.Com पास करके कोलकाता में नौकरी कर रहा था, पिछले साल मिनी बस से गिरकर वो भी मर गया। तब से जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। अब कहाँ रहते हैं वो? योगेश कविराज उनके पिता के दोस्त थे, उन्हीं के घर के एक कमरे में रहते हैं और वही लोग 2 वक्त का खाना भी दे देते हैं। यहाँ रोज चाय बिस्कुट खाने आते हैं और भुगतान भी करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान बहुत है। हालांकि पता नहीं कब तक ये सब चलेगा। हर इंसान का समय तो बराबर नहीं रहता। आप तो कोलकाता से आए हैं, वहां आप लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा देखा होगा। अब आपको क्या बताएं? योगेश कविराज का घर चड़क मैदान के पश्चिम में है ना? हाँ। क्या आप ब्रह्मपुर में पहले आ चुके हैं? कभी थोड़ा बहुत संपर्क था। तभी नगेन बाबू के पास दूसरे ग्राहक आ गए, इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। पैसे चुकाकर हम उठ खड़े हुए। इस बीच हमारी गाड़ी के चारों ओर बच्चों की भीड़ लग गई थी। उन्हें हटाकर हम गाड़ी में सवार हो गए। इस बार आदित्य ने खुद स्टीयरिंग संभाला। हमारे घर का रास्ता थोड़ा घुमावदार है, मैं खुद चलाऊंगा। तो अब घर देखने का मन बन गया है। अब ये जरूरी हो गया है। उसे देखकर लगा कि आदित्य से उसके मन बदलने का कारण पूछना फिलहाल बेकार है। उसकी नसें जैसे पूरी तरह तनाव में थी। हम फिर से चल पड़े। चौराहे की पूरब वाली सड़क से थोड़ा आगे जाकर दाएं बाएं कुछ मोड़ पार करने के बाद हम आखिरकार एक ऊंची दीवार से घिरे घर के पास पहुंचे। घर 4 मंजिला था। जो कभी बहुत शानदार रहा होगा, अब सिर्फ एक खंडर नजर आ रहा था। ऐसा लगा मानो किसी भूतिया घर के सामने खड़े हों। घर पर लगे एक टूटे साइन बोर्ड से पता चला कि यहां कभी किसी विकास समिति का कार्यालय रहा होगा।
जो अब पूरी तरह से वीरान पड़ा था। आदित्य ने गाड़ी को मुख्य दरवाजे के सामने लाकर रोक दिया। चारों ओर सन्नाटा था। ऐसा लगा जैसे पिछले 10 सालों में यहां कोई आया ही न हो। यह साफ दिख रहा था कि घर के सामने कभी बगीचा रहा होगा, लेकिन अब वहां सिर्फ जंगल था। क्या तुम अंदर जाने का इरादा रखते हो? मुझे पूछना पड़ा, क्योंकि आदित्य गाड़ी से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अंदर गए बिना छत पर नहीं पहुंचा जा सकता। छत पर? हां, अटारी पर। आदित्य ने और भी रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया। अंततः मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि उसे रोक पाना संभव नहीं लग रहा था। घर के अंदर का हाल और भी बुरा था। छत को देखकर ऐसा लगा कि अब इसके गिरने में ज्यादा वक्त नहीं है। सामने का कमरा, जो बाहरी हिस्से का बैठक खाना था, वहां कोने में 3-4 टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे और फर्श पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। बैठक खाने से बरामदे को पार करते ही ठाकुर द्वार के खंडर नजर आए। यहां कितनी पूजा, कितने उत्सव और कवि गान हुए होंगे, इसकी कहानियां मैं आदित्य से सुन चुका था। अब यहां कबूतरों, चूहों, चमगादड़ों और तिलचट्टों का राज था। दीवारों की दरारों में सांपों का बसेरा हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं। दाई और मुड़ने के बाद थोड़ी दूर पर सीढ़ियां थी। दिखने और न दिखने वाले मकर जालों को हाथों से हटाते हुए हम ऊपर चढ़े। हमें दूसरी मंजिल पर कोई काम नहीं था, इसलिए दाई और मुड़कर और 15 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम छत पर पहुंचे। यह है अटारी। यह मेरा पसंदीदा कमरा था। बचपन में अटारी का एक अलग आकर्षण होता है, ये मैं समझता हूं। मेरे लिए भी ऐसा ही था। घर के सभी कमरों में से अटारी में सबसे ज्यादा आजादी मिलती थी। इस खास अटारी की एक दीवार का कुछ हिस्सा ढह गया था, जिससे एक अस्थायी खिड़की बन गई थी। वहां से आसमान, खेत, चावल की मिल का एक हिस्सा और 18वीं सदी के जले हुए ईंटों से बने मंदिर का शिखर नजर आ रहा था। पूरे घर में यह कमरा सबसे खराब हालत में था, क्योंकि तूफानों का सबसे ज्यादा असर घर की छत पर ही पड़ा था। फर्श पर हर तरफ तिनके और कबूतरों की बीट बिखरी हुई थी। कोने में एक टूटी हुई आराम कुर्सी, एक पुराना क्रिकेट बैट, एक टूटा हुआ कूड़ेदान और एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। आदित्य लकड़ी के बक्से के ऊपर चढ़ते हुए बोला, अगर लकड़ी टूटकर गिर गई तो अब बस तुम पर ही भरोसा है। दुर्गा दुर्गा। ऊंचाई पर चढ़ने का मकसद सिर्फ रोशनदान तक पहुंचना था। वहां हाथ डालने पर एक चिड़ियों के जोड़े का नुकसान हो गया, क्योंकि उनका नया नवेला घोंसला गिरकर फर्श पर तिनकों का ढेर बन गया। बस हो गया। ऐसा लगा कि आदित्य को जो चाहिए था वो मिल गया। वो चीज पहली नजर में किसी कैरम के स्ट्राइकर जैसी लग रही थी, लेकिन ये यहां क्यों छुपाई गई थी और इसे 29 साल बाद निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मेरी समझ से बाहर था। आदित्य ने उसे रुमाल से पोंछकर अपनी जेब में रखा। ये क्या है? मैंने पूछा। थोड़ी देर में समझ जाएगा। नीचे उतरकर हम गाड़ी में बैठ गए और वापस चल दिए। चौराहे के पास आकर आदित्य ने गाड़ी एक दुकान के सामने रोकी। हम दोनों उतरे। क्राउन ज्वेलर्स। हम दोनों दुकान के अंदर गए। ये चीज एक बार देखेंगे? आदित्य ने अपनी जेब से वो चीज निकालकर मोटे चश्मे वाले बूढ़े मालिक के हाथ में दी। बूढ़े ने वो डिस्कनुमा चीज ध्यान से देखी। अब मैंने समझा कि वो क्या था। यह तो बहुत पुरानी चीज लग रही है। जी बिल्कुल। इतनी बड़ी चीज आजकल दिखती नहीं। क्या आप इसे एक बार तौल सकते हैं? बूढ़े ने तराजू पास खींचकर उस पर वो पुरानी डिस्क रख दी। अब अगला पड़ाव था योगेश कविराज का घर। मेरे मन में एक शक उभर रहा था, लेकिन आदित्य के चेहरे के भाव देखकर मैंने और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। कविराज जी के घर के बाहर करीब 10 साल के 2 लड़के मार्बल खेल रहे थे। गाड़ी देखकर वे खेल छोड़कर जिज्ञासा से हमारी ओर देखने लगे। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि सान्याल साहब अंदर बाई ओर के कमरे में रहते हैं। सामने का दरवाजा खुला हुआ था। बाई के कमरे से आवाजें आ रही थी। करीब जाने पर पता चला कि सान्याल साहब अपनी धुन में कविता का पाठ कर रहे थे, देवता का ग्रास। हम कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए, लेकिन कविता पाठ तब तक चलता रहा जब तक कि वो अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच गए। उन्हें यह तक महसूस नहीं हुआ कि हम वहां खड़े हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कविता खत्म होने के बाद आदित्य ने पूछा।
वो मुड़े और हमारी तरफ देखा। मेरे यहां तो कोई आता नहीं। अगर हम आ जाएं, तो कोई आपत्ति तो नहीं? आइए। हम कमरे में दाखिल हुए। अंदर बैठने के लिए एक तख्त के सिवा कुछ नहीं था। हम दोनों खड़े ही रहे। सान्याल साहब हमें घूरते रहे। क्या आदित्य नारायण चौधरी याद है आपको? बिल्कुल, आलाल के घर का दुलारा। अच्छा छात्र था, लेकिन कभी मुझे टक्कर नहीं दे पाया। जलता था मुझसे, बेहद जलता था, और झूठ भी बहुत बोलता था। जानता हूं, आदित्य ने कहा। फिर उसने अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर सान्याल साहब को दिया और कहा, ये आदित्य ने आपके लिए भेजा है। यह क्या है? पैसे। पैसे? कितने पैसे? 150 रुपए। उसने कहा है कि आप इसे ले तो वो खुश होगा। आदित्य ने मुझे पैसे भेजे हैं? इस बात पर हंसू या रोऊं? अचानक यह बदलाव क्यों? समय के साथ लोग बदल जाते हैं। शायद अब आदित्य वैसा आदित्य नहीं रहा। आदित्य बदलेगा? मैंने प्राइज जीता था। वकील रामशरण बंदोपाध्याय ने खुद अपने हाथों से वो मेडल दिया था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझसे मांग कर ले गया कि वो अपने पिता को दिखाएगा, लेकिन फिर कभी लौटाया नहीं। कह दिया कि उसकी जेब में छेद था, मेडल गिर गया। ये उसी मेडल की कीमत है, आपका हक। सान्याल साहब की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उन्होंने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, मेडल की कीमत क्या थी? वह तो चांदी का था, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का होगा। चांदी की कीमत अब 30 गुना बढ़ चुकी है। सच? कमाल है। मुझे यह खबर नहीं थी, लेकिन सान्याल साहब ने हाथ में पकड़े 15, 10-10 रुपए के नोटों की ओर देखा। फिर आदित्य की ओर देखा। इस बार उनके चेहरे पर एक नई अनोखी भावनाएं थी। उन्होंने कहा, इसमें तो एक तरह की दानशीलता की गंध आ रही है आदित्य। हम चुप थे। सान्याल साहब धीरे से मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखते रहे। फिर सिर हिलाते हुए हंसकर बोले, तुम्हारे दाहिने गाल पर वह तिल देखकर मैंने तुम्हें नागा चाचा की चाय की दुकान पर ही पहचान लिया था। मुझे समझ में आ गया था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। इसलिए मैंने उसी प्राइज वाले दिन की कविता सुनाई, ताकि तुम्हें कुछ याद आ जाए। जब देखा कि तुम मेरे घर तक आए हो, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पुराना गुस्सा निकाल ही लिया जाए। तुमने बिल्कुल सही किया, आदित्य ने कहा। तुम्हारा हर आरोप सही है, लेकिन अगर तुम ये पैसे ले लो तो मुझे खुशी होगी। नहीं। शशांक सान्याल ने सिर हिलाया। पैसे तो खत्म हो जाएंगे आदित्य, लेकिन अगर वह मेडल होता तो मैं जरूर लेता। मेरे बचपन की एक अप्रिय घटना उसी मेडल के मिलने से मिट जाती। मेरे मन में अब कोई खेद नहीं रहता। अटारी में 29 सालों से छुपा हुआ वो मेडल, जिसे छीन लिया गया था, आखिरकार उसके असली हकदार के पास लौट आया। इतने सालों बाद भी उस पर खुदा हुआ लिखा साफ पढ़ा जा सकता था, श्रीमान शशांक सान्याल, अभिव्यक्ति के लिए विशेष पुरस्कार 1948। तो दोस्तों, ये थी एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी जो हमें दोस्ती, पछतावा और मानवीय रिश्तों की अहमियत का एहसास कराती है। सत्यजीत रे की इस रचना ने हमें बीते दिनों की उन यादों में डुबो दिया जिन्हें हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो कहानी कंपस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसी ही और भी दिलचस्प और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। दुनिया भर की मशहूर कहानियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपस।